साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। संडे है, बात करते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। आदमी तो सब होते हैं, लेकिन इंसान बनना चाहिए। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों से गुजारिश यही की है कि कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये ख्याल को और सोच को रखते हुए चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर के अंदर 1881-82 के अंदर जिन लोगों ने वो ज़मीन ली थी, वो ये सोच के ली थी कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों को दफन किया जाए, सार्वजनिक कब्रिस्तान बनाने के लिए दिया जाता है। उनकी सोच 1881 में भी ये थी कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। उनका जो वजूद है वही सोच थी। उसी के बारे में बात करना है, चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर के। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले हफ्ते में क्या हुआ बताना चाह रहा था। 17 और 18 को वक़्फ़ बोर्ड की औरंगाबाद में मीटिंग थी। तो मैं गुजारिश करते आ रहा था चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब, आपके सामने मेरे 3 इशू मैंने रखे थे। एक था सीओ साहब का अपॉइंटमेंट का, दूसरा था संगीन मस्जिद अम्बे जोगाई बीड़ का, तीसरा था चिराग अली कब्रिस्तान का। जिसमें से 2 में तो मुझे के रिज़ल्ट आया है। सीओ साहब के बारे में ये कुछ डिसाइड करना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। चेयरमैन साहब, आपको भी पता है, साथियों आप लोगों को पता नहीं है, मेरा जो मामूल है, मैं इसी वीडियो नहीं बनाता हूँ। वीडियो बनाते बनाते इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन गैदर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डालता हूँ। रहा सवाल सीओ का, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था अभी, चेयरमैन सर आपको पता है कि मेरी पिटीशन ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो चुकी है। पिटीशन नंबर है 3445/2022। ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे बेंच के अंदर फाइल्ड हो चुकी है। कॉपी तो आपको 100 हो ही गई है, तो आपको पता ही होगा चेयरमैन साहब। रहा सवाल संगीन मस्जिद का अम्बे जोगाई, जिसकी 276 एकड़ ज़मीन है साथियों, जो 10 टुकड़ों के अंदर अलग अलग डिवाइड हुई। किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है। तो एक रिस्पेक्टेड सीनियर वक्फ बोर्ड मेंबर ने कहा है, चूँकि संगीन मस्जिद का मसला हाई कोर्ट में है, कोर्ट में होने की वजह से हम इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। एक छोटा सा बताना चाहता हूँ साथियों, आप लोग गौर से सुनिए इस बात को। संगीन मस्जिद का जो टोटल एरिया है 276 एकड़ ज़मीन है, उसमें से एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का टुकड़ा पहले ट्रिब्यूनल में आया। ट्रिब्यूनल में ये डिसाइड हुआ कि ये वक़्फ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी जजमेंट के अंदर ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि संगीन मस्जिद की जो मंतखब की कॉपी है, विच हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर अस टू असरटेन द जेन्युइनिटी ऑफ द टाइटल, वो जजमेंट में है। उस जजमेंट को हम वक़्फ़ बोर्ड वालों ने ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, दैट इज़ पेंडिंग। वही उसी के मुताबिक मैडम ने कहा है, फौजे मैडम ने कहा है बोर्ड में कि हम वक़्फ़ बोर्ड हाई कोर्ट में है तो हम कुछ नहीं डिसाइड करेंगे। रिस्पेक्टेड मैडम, टोटल 10 पीस ऑफ लैंड है। अगर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आपकी एक ही पीस ऑफ लैंड की पिटीशन जो आपकी लगी हुई है, वो अगर आप विड्रॉ कर लेते और वक़्फ़ बोर्ड में 10 की 10 टुकड़ों को एक साथ में लगाकर हेयरिंग किए होते, हमें पता चला होता कि आप यकीनन वक़्फ़ बोर्ड के अंदर वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बैठे हुए हो। लेकिन आपका इंटेंशन पता चल गया है। कोई बात नहीं है, मेरी पिटीशन तैयार है, रेडी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो हाई कोर्ट को अभी वैकेशन चल रहे हैं, वैकेशन के बाद में हाई कोर्ट के अंदर मैं पिटीशन डाल दूंगा। योर इंटेंशन शुड शो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट। चेयरमैन सर, तो 3 में से 2 तो चले गए। रहा सवाल चिराग अली मस्जिद का, ठीक है साहब। निकले हैं वो लोग हमारी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग हमारी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सीईओ। पहले मैं बताना चाहूँ दोस्तों, इसको मैंने जो भी बात करनी थी वो बात तो कर चुका हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये गवर्नमेंट का जीआर है, जिसके तहत ऑनरेबल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीईओ को अपॉइंट किया था। इसके अंदर उन्होंने लिखा है शासनाचा निर्णय, है ना।
वकफ अधिनियम 1995च्या कलम 23 मधील उपकलम 1, कलम 23 उपकलम 1 जो आपसे कह रहा था ना, ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो उसी के तहत अपॉइंटमेंट हुआ है. तसेच उसके अलावा उपकलम 3 ब येथील तरतुदीं अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ठीक है. तो ये उपकलम 3 ब क्या मालूम है क्या, वो रूल्स है जो 1995 में जब एक्ट आया ना, जो बने थे रूल्स, उसके मुताबिक कहा गया था कि भाई रिटायर्ड आदमी कैन आल्सो बी रीअपॉइंटेड और अपॉइंटेड ऑन द प्लेस ऑफ द सी ऑफ द वकफ बोर्ड. बट व्हेन द वकफ एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 2013, that 1995 act has been modified, and subsequently in that particular section, that particular paragraph has been incorporated, and in which it has been categorically stated that the person who is supposed to be the CEO of the Waqf board shall be not below the rank of the deputy secretary to the state government. माने उसकी पगार भी स्टेट गवर्नमेंट से आनी चाहिए. he should be employed with the state government. रिटायर्ड आदमी नहीं चलेगा. तो ये एक गैजेट की कॉपी मैंने आपको बताई है, वो आप देख लीजिएगा, जिसके नोटिफिकेशन के तहत ऑनरेबल सीओ का अपॉइंटमेंट हुआ है. अब ये जो सीओ साहब है, चेयरमैन सर क्या कर रहे हैं जरा आपको बताना तो ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अरे दूसरी बात भी कर रहा है. एक चूँकि मैं नासिक से हूँ तो नासिक वालों के बारे में भी बात करना मेरा फ़र्ज़ बनता है. तो नासिक में एक दरगाह है, बड़ी दरगाह, हज़रत शहनशाह वली, हज़रत हमारे वहाँ पर जो हम उनको कहते हैं सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स होता है. तो उर्स कौन मनाएगा, इसके ऊपर एक छोटा सा एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में था. उसको ट्राइब्यूनल ने मद्देनज़र उसके जो पिटिशंस को देखते हुए एक डायरेक्शन दिया कि इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सीईओ. नीचे भेज दिया. सीईओ के पास में हियरिंग लगी. अब वो हियरिंग लगी कैसी लगी वो मतलब मैं बहुत अंदर नहीं जाता हूँ, लेट इट बी. हियरिंग के बाद में दोनों पक्ष के वकील लोगों ने वहाँ पर आर्गूमेंट किया. तो जो जजमेंट उन्होंने दिया ना सीईओ साहब ने, उनका जजमेंट है तारीख 10 मई की तारीख है. ये जो उसका जजमेंट की कॉपी है 10 मई की है. उनका आदेश पढ़ रहा हूँ मैं, फाइंडिंग्स उन्होंने जो लिखना था लिखे है. चेयरमैन सर प्लीज़ तवज्जो चाहूँगा. दर्गा हजरत बीर सय्यद सादिक शाह हुसैनी दर्गा वकफ नाशिक या दर्गाच्या व्यवस्थापनाबाबत उपधर्मदाय आयुक्त दिनांक 21 ऑगस्ट 1986 रोजी मंजूर केलेल्या योजनेनुसार सदर दर्गाचा उर्स व संदल करण्याचे अधिकार ट्रस्ट्यांना आहेत. ठीक है, व्हेरी गुड, अच्छी बात है. सदर योजनेमध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे श्री मसूद साबेर अली पीरजादे हे ट्रस्टी असल्याचे निष्पन्न होत असल्याने त्यांना त्यांचे दिनांक 18 एप्रिल 2022 अर्जानुसार दर्गा हजरत पीर सय्यद सादिक हुसैनी दर्गा वकफ नाशिक या दर्गाचा उर्स व संदल करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है सर, कोई बात नहीं है. ठीक है. सेकंड पैराग्राफ, या पुढील उर्स मतलब सब्सिक्वेंटली इसके बाद में भी, ठीक है. ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है. या पुढील उर्स व संदल बाबत महाराष्ट्र शासन वकफ मंडळाकडे पत्र व्यवहार न करता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न करता व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा. ठीक है, आपने वंस फॉर डिसाइड कर लिया आपने. सर चेयरमैन सर अभी जजमेंट उन्होंने दे दिया. अब जिनके अगेंस्ट में गया दे अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि वो चाह रहे थे कि संदल हमको करना है. संदल 18 तारीख को था मई की, तो 17 मई को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मैटर लाया गया. एक्सक्यूज मी. तो मैटर लाने के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि यार ये जो मैटर है ठीक है, सही है, इसको ऐसा करता है कि भाई सीओ से भी एक मतलब उसका पार्टी सीओ होने की वजह से सीओ का भी पूछते हैं कि सीओ को क्या कहना है. तो चूँकि 17 को आपकी बोर्ड मीटिंग थी, तो उस बोर्ड मीटिंग में सीओ बिजी थे, तो उनसे व्हाट्सएप के ऊपर ही उनका रिप्लाई मंगाया गया. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वकफ सीओ को अपना रिप्लाई मंगाया कि आपको क्या कहना है ये संदल के आपके जजमेंट के बारे में विच हैज़ बीन चैलेंज बिफोर मी. तो उन्होंने
लेटर में क्या लिखा दोस्तों, पहले तो उन्होंने ऑर्डर क्या दिया मैंने आपके सामने पढ़ के देखा है। अब लेटर क्या कह रहे हैं, देखो यही सीईओ जिन्होंने ऑर्डर किया है, डेफिनेटली ऑर्डर भी फाइल में होगा, जो लेटर लिख रहे हैं वो भी फाइल के मुताबिक उन्होंने कहा होगा ना। अब देखिए सब लेटर में उन्होंने लिखा है, सन 2006 ते 2009 पर्यंत, सन 2006 से पासून तर 2009 पर्यंत श्री मसूद अली साबिर अली पीरजादे व इतर यांनी सदरील दर्गा हजरत पीर सय्यद सादिक हुसैनी नाशिक या वकफ संस्थेचा उरुस संदलचे कार्यक्रम पार पाडलेले आहे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जिसके फेवर में उन्होंने ऑर्डर किया ना, जिसके फेवर में ऑर्डर किया उनके बारे में ये क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर कि 2006 से लेकर 2009 तक, यानी कि 3 ही साल तक। जबकि यहाँ ऑर्डर में वो क्या कह रहे हैं कि ये ट्रस्टी है ना। ठीक है, अपने ऑर्डर में वो कह रहे हैं कि ये ट्रस्टी है, ओके, 1986 के स्कीम के मुताबिक, और वही संदल मना रहे हैं, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। यहाँ पे कह रहे हैं हाई कोर्ट में क्या कह रहे हैं, सन 2009 पर्यंत श्री मसूद साबिर अली पीरजादे व इतर यांनी सदर दर्गा हजरत पीर सय्यद सादिक हुसैनी नाशिक या वकफ संस्थेचा उरुस व संदलचे कार्यक्रम पार पाडलेले आहे। ठीक आहे साहब, ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स। त्यानंतर उसके बाद त्यानंतर सन 2010 ते 2019 मतलब 9 साल, ठीक है, 2000 से लेकर 2019, बाद में तो 2021 में तो हमारा कोरोना आ गया था, है ना। सन 2000 ते 2019 मतलब कंसिव, उसके बाद में 2010 के बाद में या कालावधीत श्री फहीमुद्दीन नसीमुद्दीन पीरजादे व इतर यांनी उर्स व संदलचे कार्यक्रम पार पाडलेले आहेत। ये जो फाइंडिंग है ना सीओ की, ये फाइल से देख के बता रहे हो, तो ये जो फाइंडिंग उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में दी, ये फाइंडिंग अगर अपने ऑर्डर में लिखे रहते तो कितना अच्छा होता, नहीं लिखे। तो ये ऑर्डर में उन्होंने क्यों नहीं लिखे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। चेयरमैन साहब, ठीक है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है हमारे नासिक में, मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ ठीक है, बाकी तो आप कुछ समझदार है, पढ़े लिखे हैं। त्यानंतर या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक 10 में अन्वय श्री मसूद अली साबिर पेदे यांना संदलचे कार्यक्रमाचे आदेशित करण्यात आलेले आहे। इसमें अब मैंने बता दिया कि इन्होंने ऑर्डर में क्या कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट को लेटर में व्हाट्सएप के तहत उन्होंने अपने मतलब जो एडवोकेट खड़े थे उनको ये लेटर भेजा। ये लेटर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले लिया, अनेक्चर एक्स बना के, इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ उन्होंने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और उसके बाद ये लेटर को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनका जो ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर को स्टे दे दिया। चेयरमैन साहब, क्या चल रहा है ये ब्लंडर, क्या चल रहा है ये, क्या मैसेज देना चाह रहा है आपका सीईओ सोसाइटी के अंदर? अरे नहीं समझ रहा है ना तो मतलब ऐसा फालतूगिरी क्यों कर रहा है ये? सर आपके वक्फ बोर्ड के ऊपर एक तमाचा नहीं तो क्या है सर? ये नासिक में जाके अगर आप पूछेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पैसे का व्यवहार ये ऑर्डर निकालने के अंदर हुआ है, और ये हाईकोर्ट का स्टे है। शर्म की बात है। इसके बावजूद भी वो सीईओ फिर बाद में क्या प्रेशराइज कर रहा है, वो तो आप अगर नासिक वालों को कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा चेयरमैन साहब। तो ऐसे सीईओ को रखना है, रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है सर सैयद आरिफ का कोई भी काम वक्फ बोर्ड से उठना नहीं है और करूँगा भी नहीं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है वक्फ बोर्ड इज़ फॉर व्हाट, आई नो इट। तो जिस आदमी को ये जब जजमेंट बनाया था तो उसको जब फाइल उसने देखा तो जो फाइंडिंग उसने लिखी वही फाइंडिंग इधर भी आना चाहिए था, या तो ये फाइंडिंग इधर आना चाहिए था। दोनों के दोनों अलग तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पे कुछ कह रहा है, यहाँ पे कुछ कह रहा है, दाल में कुछ काला है। अब काला चेयरमैन साहब आप भी देखिए साहब, हम तो नहीं पूछेंगे। और ये मैं आपको बता दूं चेयरमैन साहब, ये एक पिटीशन फिर अलग से बन रही है जो हाईकोर्ट में जा रही है, ये सीईओ के खिलाफ। मेरी एक ऑलरेडी पिटीशन जा चुकी है जो आपको सर्कुलर हो गई है। संगीन मस्जिद में आपको पता है मैं दूसरी पिटीशन डालने वाला हूं, उसमें भी सीईओ का रोल है, उसमें भी जा रहा है वो, इसमें भी जा रहा है। तो 3 जगह पर सीईओ को चैलेंज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब किसी ने मुझे पूछा कि यार आरिफ तो सिर्फ वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने से कुछ होता नहीं है। ठीक सर, आप सिर्फ वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद भी आप कुछ समझते नहीं हो, ख्याल में नहीं लाते हो, तो उसको मैं क्या करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। बीड़
कोरोना के पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन था ना, तब मैंने पहला लेटर बीड के अंदर एक तालुका है आष्टी, जिसके अंदर छोटा सा कस्बा है चिंचपुर, उसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त है, मैंने अपने इसके यूथ के प्रेसिडेंट है NCP के महबूब शेख, मेरे दोस्त है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, फैमिली फ्रेंड है मेरे। उन्होंने मुझे बताया था कि आरिफ यार 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है वहाँ के लोग, और उस प्रॉपर्टी के अंदर साथियों आप लोगों को मैं बता दूँ, बीजेपी के MLA आज की तारीख में, और इसके पहले की जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके अंदर राज्य मंत्री रह चुके थे, रेवेन्यू के राज्य मंत्री, उनके लोग इन्वॉल्व थे। इसके बावजूद भी, लॉकडाउन होने के बावजूद भी सैयद आरिफ 10 जुलाई 2020 को, ये देखो इधर दिखेगा, 10 जुलाई 2020 को महबूब भाई के मदद से नासिक से बॉम्बे गया। ये लेटर मैंने लिखा, सैयद आरिफ अली मैंने लिखा था नवाब मलिक साहब को, उन्होंने इमीडिएटली मेरे लेटर के ऊपर ये जो उनका रिमार्क्स लिखा। मैंने उनको बताया कि सर ये देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये देखो वक़्फ़ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन गैजेट के अंदर है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के ऊपर भी हमारा दरगाह का और मस्जिद का नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद में इमीडिएटली रिमार्क्स लिखा, त्वरित चौकसीचा अहवाल मागून सादर करावा, लिख दिया उन्होंने। देयर आफ्टर, ये था इसकी डेट थी 10 जुलाई 2020, पहला लेटर मेरा गया था 10 2020। उसके बाद में फिर 23 सितंबर 2020 को ये जाहिर प्रकटन ऑनरेबल जो तुम्हारे बीड के रीजनल ऑफिसर उन्होंने निकाला था, उसके अंदर उन्होंने संदर्भ में लिखा था, ये देखिए, सैयद आरिफ अली है ना, मेरे पत्र के बारे में उन्होंने लिखा था सैयद आरिफ अली, मेरा एड्रेस दिया उन्होंने, और उन्होंने जाहिर प्रकटन करा कि इसके बारे में अगर किसी को कुछ कहना है तो आप आके वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थी, ये उसके बाद में करस्पॉन्डेंस निकला 23 सितंबर का, उसमें मेरा नाम मौजूद है, मेरा एप्लीकेशन मैंने बताया, जाहिर प्रकटन में मेरा नाम आपको बताया। देयर आफ्टर 2 जून 2021, 20 के बाद में 21 में एक पहला लेटर गया पुलिस स्टेशन में, आष्टी पुलिस स्टेशन में पहला कंप्लेन लेटर गया। ये देखिए सर, 2 जून 2020 के अंदर आष्टी पुलिस स्टेशन को लेटर गया, जिसके अंदर महोदय लिखा था, महोदय संदर्भीय पत्रान्वय सविनय सादर की सैयद आरिफ अली महमूद अली सैयद, ये मेरा नाम भी इधर लेटर में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा नाम करस्पॉन्डेंस में मौजूद था। ये वक्फ बोर्ड की पहली FIR थी साथियों, पहली FIR थी जो महाराष्ट्र में हुई थी, ये बोर्ड ने की थी, जिसके अंदर सैयद आरिफ मौजूद था, और आरिफ ने करवाई थी, ठीक है। मेरे साथी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीड के अंदर हमारे जो साथी हैं उनको सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। मोर पर्टिकुलरली सौदागर साहब है, सैयद अजहर अली साहब है, आई रिस्पेक्ट देम। हमारे एक सिंडिकेट है, हम सिंडिकेट में काम करते हैं, तो बीड के अंदर हमारे सिंडिकेट ने ये काम किया। ये करस्पॉन्डेंस में मेरा नाम है। जो पहली FIR के लिए लेटर गया पुलिस स्टेशन में गया, लेटर ये गया था, लेटर 2 जून के अंदर गया था। इसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई, ये लेटर के ऊपर FIR होने के बाद में हमको पता चला कि यार ये जो ज़मीन है 72 एकड़ लैंड थी, ये 300 करोड़ की थी। हमें पता चला कि इस लैंड के अंदर खालसा जो किया गया ये रेवेन्यू के लोगों ने भी किया है, तो जो रेवेन्यू के लोग हैं उनको भी रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी FIR होनी चाहिए। तो फिर 7 जून को मेरा लेटर गया, 2 जून को FIR हुई, 7 जून को फिर मैंने एक लेटर दिया। उसके अंदर मैंने लिखा एक्सक्यूज़ मी, मैंने पुलिस स्टेशन में लिखा कि सर इसके अंदर रेवेन्यू के लोग भी इन्वॉल्व है। मोर पर्टिकुलरली इसका नाम मैंने दिया था किसका, ये तुम्हारा जो उप जिलाधिकारी है प्रकाश आगो पाटिल, उसका नाम, कि सर इसको भी रिकॉर्ड पे लिया जाए और ये लोगों को भी अरेस्ट होना चाहिए। ये देखिए इधर ये पुलिस स्टेशन का एक्नॉलेजमेंट भी है। ये मेरा लेटर है। मेरे लेटर के बाद में वक़्फ़ रीजनल ऑफिसर ने भी लेटर दिया मेरे लेटर के साथ में कि नहीं, ये जो गलत, ये जो मतलब कि सैयद आरिफ कह रहा है सही कह रहा है, तो रेवेन्यू के लोगों को भी FIR में ऐड करना चाहिए। तो वो ऐड हुआ। ये देख लीजिए मेरा लेटर, आपको जो मैंने बताया था ना, ये मेरी सिग्नेचर भी आपको बता देता हूँ साहब में, ये मेरी सिग्नेचर है ना। ठीक है सब साथियों, मेरा लेटर था, बाद में औरों ने भी लेटर दिया, बता दिया। FIR में अल्हम्दुलिल्लाह आष्टी पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे एप्लीकेशन को कंसिडर किया गया। आई रिस्पेक्ट देम, आई सैल्यूट देम। उन्होंने रेवेन्यू के लोगों को भी पार्टी बना के उनके ऊपर भी FIR करा। देवस्थान जमीन घोटाळ्यात
सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्याला ठोकल्या बेड्या। सैयद आरिफ के एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर हुई। सैयद आरिफ के एप्लीकेशन के ऊपर उपजिल्हाधिकारी को बेड़ा ठोकण्यात आला, अरेस्टेड। ठीक है सर। बाद में हमने एक एप्लीकेशन लगाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंत्रालय के अंदर, मैं और महबूब भाई ने, कि यार ये यहाँ तक नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अंदर तो मतलब कि महाराष्ट्र को एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि अब मुस्लिम लोग जाग गए। तो हमने क्या किया कि ये जो उपजिल्हाधिकारी है इसको सस्पेंड करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाया। ये उसका आदेश है। आदेश है 14 जनवरी 2022 का आदेश है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आदेश है। श्री प्रकाश आगो पाटील, पूरा है, उस लास्ट वर्ग था। या आदेशान्वये श्री प्रकाश आगो पाटील यांना निलंबित करण्यात येत असून पुढील आदेश काढल्यापर्यंत ते निलंबित राहतील। सैयद आरिफ के कारनामे है। ठीक है। महाराष्ट्र में पहली बार कोई उपजिल्हाधिकारी है ना नौकरी से निकाला गया, अरेस्ट हुआ सैयद आरिफ के एप्लीकेशन के ऊपर, सैयद आरिफ की मेहनत के ऊपर। आपने देख लिया सर, हो गया। बाद में यहाँ पर भी हम लोग मुतमईन नहीं हुए। हमने होम मिनिस्टर के पास में जाके थोड़ी सी अपील लगाई, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि सर इसका मामला बहुत संगीन है, बहुत बड़ा मामला है, इसके अंदर एसआईटी बैठनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए। वो बोला एप्लीकेशन दो, हमने एप्लीकेशन दी, एसआईटी बैठी गई है। महाराष्ट्र के अंदर वक़्फ़ के अंदर पहली एसआईटी बैठी है बीट के अंदर इस मसले में। सैयद आरिफ देख लीजिएगा, एसआईटी के एप्लीकेशन के अंदर पे सैयद आरिफ है। लोग कहते हैं हमने बिठाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एसआईटी ने क्या कहा है वक़्फ़ को, भूमाफियांना आवरा, मालमत्ता सांभाळा। और ये एसआईटी अभी संगीन मस्जिद की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ। सोचिए, तो अब इसमें बहुत बात हो गई है। अभी हम थोड़ा सा चिराग अली कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बताया था कि चिराग अली कब्रिस्तान के अंदर 1881 के अंदर जो प्रॉपर्टी ली गई थी वो थी कब्रिस्तान के लिए ली गई थी। सर्वे नंबर था 9693 एंड 99 एंड 9694, अलग अलग टुकड़े थे ये, है ना। एक टुकड़ा था 9694 जिसके अंदर वो कारखाने लगे हुए हैं। दूसरा एक टुकड़ा था जिसके अंदर सर्वे नंबर 99 और 9396 था, जिसके अंदर अभी मेरे ख्याल से कुछ छोटे मोटे फैक्ट्रीज़ है, 150 रूम्स है, 3 मस्जिद है, मदरसा है ना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, आपसे गुजारिश है कि आपने ये जो 17 तारीख की मीटिंग हुई इसके अंदर ये मतलब तय हुआ है कि भाई इनकी ट्रस्टीशिप को भी चैलेंज किया जाए, इनको बुलाया जाए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास में मेरे चिराग अली कब्रिस्तान के 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गए हैं, कंप्लेंट लेटर आ गए हैं। मैं आज आपको एक इंटरव्यूनिंग एप्लीकेशन भी देने वाला हूँ। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि चिराग अली कब्रिस्तान में आप मुझे इंटरव्यूनिंग करने का मौका दीजिए। मेरे पास में जो आपको दिए थे ना 350 डॉक्यूमेंट, वो मेरे पास में आ गए हैं। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास में जितने मुतवल्ली है इनकी सारी जमा कुंडली आ गई कि ये किधर किधर ट्रस्टी है, इनके प्रॉपर्टीज़ किधर किधर है, सब मुझे पता है। मैं आपको बता दूं सर, चिराग अली कब्रिस्तान की मुतवल्ली सिर्फ चिराग अली में मुतवल्ली नहीं है, ये मक्का मस्जिद के अंदर है। टोटल चिराग अली कब्रिस्तान के जो 9 ट्रस्टी है, इसमें से 5 जो ट्रस्टी हैं वो मक्का में कॉमन है, मक्का मस्जिद में। ये चिराग अली कब्रिस्तान के 2 मुतवल्ली सुल्तानिया मस्जिद के अंदर कॉमन है। अच्छा, तीसरे एक और चीज़ है जो आपको भी पता नहीं है, शोलापुर वालों, शोलापुर के अंदर एक मस्जिद है, एक दरगाह है गुरुवारपेट के अंदर, हज़रत बुजुर्ग वली दरगाह। ये भी इन्हीं लोगों के कब्जे में है, इन्हीं के पास में है, और इन्हीं के लोग इसके अंदर भी मुतवल्ली है। चेयरमैन साहब, तो अगर हम इन लोगों को सिर्फ चिराग अली कब्रिस्तान के लिए देख रहे तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने जो पंख है ना, ये मक्का मस्जिद में भी फैलाए हैं, सुल्तानिया मस्जिद में भी फैला के रखे हुए हैं, और दरगाह में भी है। तो हमको चारों वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन को ऑल टुगेदर एक साथ में रख के कंसिडर करना रहेगा। और अगर इनके ऊपर एक्शन लेनी रहेगी तो कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या किया है वो सबको रिकॉर्ड पर लाना रहेगा, और इन्होंने किधर किधर प्रॉपर्टी बनाई है वो भी सब आपको मैं बताऊँगा। सर, आपको पता होगा कि चिराग अली कब्रिस्तान के जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने, मैंने इसके पहले बताया था कि
99 सर्वे नंबर या सर्वे नंबर 9693 का जो टुकड़ा है वो उन्होंने वहाँ के जो लोकल एमएलए बीजेपी के उनको दिया, और उनके बदले में उन्होंने फाइनल प्लॉट नंबर 99 लिया, जिसके ऊपर उन्होंने चिराग रेसिडेंसी बनाया, जिसके अंदर तुम्हारा कुछ 16 दुकानें और 56 फ्लैट्स है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, हमको रिकॉर्ड पर लाके इन्होंने क्या क्या किया बताना है। सर आपको मैं बता दूं, मक्का मस्जिद के अंदर जो प्रॉपर्टी है 12 दुकानें हैं, और पहले और दूसरे माले के ऊपर मस्जिद है, और बेसमेंट में जो मस्जिद है औरतों के लिए जुमा में नमाज होती है मक्का मस्जिद में। सुल्तानिया के अंदर क्या होता है कि 15 मस्जिद दुकानें हैं, एसेट बहुत है। दरगाह के अंदर भी दरगाह है और माशाल्लाह ज़मीन वगैरह बहुत है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको ये देखना है कि ये जो मुतवल्ली लोग हैं, ये लोगों ने कहाँ कहाँ के ऊपर क्या क्या नुकसान पहुँचाया है, और इसको देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा जो इंटरव्यूनिंग एप्लीकेशन है उसको आप अलाउ करके मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सुलो परवाल आप भी सुनिए। चिराग अली कब्रस्तान ये किसी सार्वजनिक पब्लिक के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, सार्वजनिक पब्लिक के लिए ट्रस्ट नहीं बनाया गया था। ज़मीन जो थी वो सार्वजनिक कब्रस्तान के लिए ली गई थी, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन ट्रस्ट जो बना था वो वक़फ़ आलल औलाद। सर इसकी ट्रस्ट डीड को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट डीड के अंदर बाकायदा कहा गया है कि दिस ट्रस्ट इज़ ट्रीटेड एज ए वक़फ़ आलल औलाद। अगर वो ट्रस्ट डीड हमारे पास मौजूद है, मेरे पास है, मैं रिकॉर्ड पे लेकर आऊँगा, तो वो जो वक़फ़ आलल औलाद के जो फैमिली की जो लोग आए, डिसेंडेंट आए, लीगल हेयर्स है, उनको रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा एज ए मुतवल्ली। उनको देना पड़ेगा चार्ज, उनको भी पार्टी बनाओ, उनको भी कॉल करो। उनको क्यों महरूम रख रहे हो, उनको भी लाना पड़ेगा। अब चेयरमैन सर आपको मैं बता दूं, एक ये सेल डीड बनी थी जो मैंने आपको इसके पहले भी बताई थी, जो चिराग अली कब्रस्तान ने चिराग रेसिडेंसी बनाई थी, उसके अंदर ये लोग क्या लिखते हैं सर, मुझे डाउट था क्या ये प्रॉपर्टी इन्होंने खुद ने बना के डेवलप करके बेची होंगी, तो चलो समझ में आता है, क्योंकि प्लॉट अपना नहीं है, अपना नहीं यानी कि वक़फ़ का नहीं है। लेकिन जब मैं सेल डीड पढ़ता हूँ तो सेल डीड के अंदर सेलर का नाम क्या था, चिराग अली कब्रस्तान ट्रस्ट, पेज नंबर 2 के ऊपर ही, यानी कि हु आर द सेलर्स, ट्रस्ट इज द सेलर्स। हाउ कैन बी द ट्रस्ट द सेलर, वक़फ़ इंस्टीट्यूशन कैन नॉट सेल द अदर्स प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी वक़फ़ की होती ना तो मुझे समझ में आता था, लेकिन प्लॉट नंबर फाइनल प्लॉट नंबर 19 है जो हमारा है ही नहीं, उसके ऊपर चिराग रेसिडेंसी बनाकर ये लोगों ने ये बताया लोगों को कि ये वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट बेच रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेल डीड कह रहा है। फिर बोलता हूँ दिस एग्रीमेंट इज़ बिटवीन होम, ये एग्रीमेंट बना है बिटवीन चिराग अली कब्रस्तान ट्रस्ट एंड मिस्टर मुरुगुंडा चंदनकर करके जो है उनके बीच में बना था, और ये बना है 20 अक्टूबर 2012 को। ठीक, इससे पहले भी मैंने इसे जिक्र किया था सर। इसके अंदर ये शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जो बता रहे हैं, वो प्रॉपर्टी में भी वो लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं सर। वो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में फाइनल प्लॉट नंबर जो डिटेल्स बोल रहे हैं वो फाइनल प्लॉट लिख रहे हैं सर 99। चिराग अली कब्रस्तान के अंदर चिराग रेसिडेंसी में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी ली है, आप मेहरबानी करके आपके डॉक्यूमेंट देखो। सेलर अगर चिराग अली कब्रस्तान ट्रस्ट है तो वहाँ पर उनकी लीगलिटी को ही मतलब के सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। इनकी इस सेल डीड को कैसा चैलेंज करना है, कब कर चैलेंज करना है, कहाँ चैलेंज करना है, मैं अब आपको सिर्फ बता रहा हूँ। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, इस चीज़ को भी रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे से रखोगे इस हियरिंग को, तो मैं खुद चाहूँगा कि इसके ऊपर इंटरव्यूइंग करूँ। बाकी तो फिर सर आप बहुत समझदार हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये जो चिराग अली कब्रस्तान के मुतवल्लीज़ है ना, ये ट्रिक्स कर रहे हैं, चालाकियाँ कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद द नंबर्स। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। आपको मैंने इसके पहले भी बताया था सर कि चिराग अली कब्रस्तान का जो सर्वे नंबर है 9693 है। क्या है 9693? जबकि ये जो लोगों को इन्होंने बसाया है ना रूम प्लॉट के ऊपर, और कारखाने बसाए, 350 कारखाने बसाए, उनको जो रेंट रिसीट देते ना, वो रेंट रिसीट के ऊपर नंबर क्या देते वो 9393। तो दे आर प्लेइंग विद द नंबर्स 9393। अब
हमारा जो सर्वे नंबर है 9693 या सर्वे नंबर 99, ये फाइनल प्लॉट जो 99 है गवर्नमेंट प्लॉट है, उसके साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि नंबर आर सेम, पब्लिक को इतना ध्यान नहीं रहता है, इसके लिए ये लोग ट्रिक्स में काम कर रहे हैं सर। तो मैंने इसके पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि माफ़ी गलतियों की है, चालाकियों की नहीं। तो इनकी चालाकियाँ को सर समझने की कोशिश कीजिएगा। दे आर प्लेइंग विद द नंबर्स और मेकिंग अ फुल टू द इनोसेंट पीपल ऑफ शोलापुर। शोलापुर वाला आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये प्लीज़ ये सब चीज़ समझने की कोशिश करो। मैं घमंड नहीं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि छोटी सी ज़िंदगी है मेरी, अपनी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें मैं घमंड नहीं, अपना एक शौक़ रखता हूँ। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बचाने का मेरा नीयत है और इंशाल्लाह नीयत रहेंगी। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि मैंने आष्टी के अंदर क्या किया। वहाँ पर तो मुझे कितना पैसों का ऑफ़र आया था मैं नहीं बताऊँगा, तो अल्लाह जानता है। जब हमने पैसे ने एक्सेप्ट किया तो हमको जान से मारने की धमकी आई, ये रिकॉर्डेड है। ये मैंने जिधर बताना तो उधर बता दिया साथियों। संगीन मस्जिद का मसला मैंने ऐसा ही उठाया था, इसी वीडियो पे उठाया था, और इसी प्लेटफॉर्म पे उठाने के बाद में सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैंने सबको बताया है कि देखो संगीन मस्जिद क्या है। अब नहीं हो रहा है तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन सबमिट करके नंबर दिखा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये कमिटेड है जो सैयद आरिफ ने उठाया, ठीक है। तीसरा जो मतलब चिराग अली कब्रिस्तान का, मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई भी चीज़ इसके अंदर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश ना करता था, ना करता हूँ, ना करता रहूँगा। इनके चिराग अली कब्रिस्तान के कुछ लोग आए थे नासिक में रमज़ान के महीने में, लेकिन मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। और मैंने उनको मैसेज भी दिया था कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप शोलापुर के जो हमारे मजहबी रहनुमा उनसे बात करो, मुझसे बात नहीं करना है, मैं करने वाला नहीं हूँ। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, कोई मतलब के क्या बोलते हैं उसको, कंप्रोमाइज़ नहीं, पैसा किसा लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि ये जो जगह है शोलापुर वालों की थी, शोलापुर वालों की है, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक शोलापुर वालों की रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इतना बोलते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ में आप मुझे याद रखें। सिटिंग अलोन इज़ बेटर दैन वॉकिंग विद द रॉन्ग पीपल, है ना चेयरमैन सर? ये मेरा फंडा है। सिटिंग अलोन इज़ बेटर दैन वॉकिंग विद द रॉन्ग पीपल। मैं गलत लोगों के साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और आई रिस्पेक्ट योर मैसेज। सैल्यूट दोस्तों, इतना कहते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।